हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी एफ लेवल 1 के समरी वीडियो में। हम लोग इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का ये सेकेंड पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में हमने फर्स्ट हाफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को समराइज करवाया था और आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट को यहाँ पे समराइज। देर आर अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट ओवर। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगेन अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इन क्लासेस को समरी वीडियोस के तौर पे ही आप देखें। इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट बिल्डर कोर्स। कॉन्सेप्ट बिल्डर कोर्स लास्ट में मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, बट एज ऑफ नाउ दिस इज अ समरी वीडियो, कंसिडर इट अ समरी वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट जहां तक हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, या दिस इज वेयर वी हैव लेफ्ट इट लास्ट डे। तो हमने लास्ट डे प्राइवेट इक्विटी मेजर फॉर्म्स के पहले पहले तक पढ़ा था, यानी कि यहां तक पढ़ा था। तो आज अब इसके आगे पढ़ना है। प्राइवेट इक्विटी हेज फंड्स के जैसा सा ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग यहाँ पे ये है दैट हेज फंड्स जो होते हैं वो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, प्राइवेट इक्विटी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। ये भी एक पूल ऑफ फंड्स होता है। यहाँ पे भी बड़े लोग अपने बहुत सारे पैसे डालते हैं और उन पैसों से इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। बट अनलाइक हेज फंड्स, यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं होती। यहाँ एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि हम किसी पूरी प्राइवेट कंपनी को ही खरीद लेंगे या तो किसी पब्लिक कंपनी को खरीद लेंगे और बाद में उसको प्राइवेट ले जा करके री इंजीनियर करके मे बी वापस उसको आईपीओ के थ्रू मार्केट में लेके आएंगे। सो इस तरह से कुछ सेलेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती है वेयर वी आर बाइंग कंपनीज सो दैट वी आल्सो गेट कंट्रोल ओवर द कंपनीज ऑपरेशंस एंड वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू री इंजीनियर द कंपनी एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर क्रिएटिंग वैल्यू हियर। सो ये है प्राइवेट इक्विटी के मेजर फर्म्स। यहाँ पे देखिए ये सारी बातें लिखी हुई है कि आप प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था दैट यहाँ पे अ प्राइवेट इक्विटी फर्म बेसिकली बाइज इन अ कंप्लीट कंपनी। व्हेन आई से कंप्लीट कंपनी, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 100% ओनरशिप ही लोगे। ओनरशिप कैन बी 20% और मोर, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में कंपनी में कंट्रोल मिलेगा, यानी कि यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज योर कंट्रोलिंग पावर ओवर द कंपनी। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन पब्लिक कंपनीज विथ योर इंटेंशन टू टेक इट प्राइवेट। इस तरह के एक्विजिशंस मेजरली एलबीओ होते हैं, यानी कि लेवरेज्ड बाय आउट। इसके बारे में थोड़ी सी देर में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वेंचर कैपिटल भी प्राइवेट इक्विटी का एक सब पार्ट बोला जा सकता है, जहां पे वेंचर कैपिटल फर्म्स जो होते हैं या वेंचर कैपिटल फंड्स जो होते हैं वो अर्ली स्टेज कंपनीज में पैसे लगाते हैं। अर्ली स्टेज कंपनीज को ज्यादा फैंसी नाम अगर हम कुछ दें तो वो होगा स्टार्टअप्स। सो स्टार्टअप्स में पैसे लगाने का काम है वेंचर कैपिटल फंड्स का। दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर प्राइवेट इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग 40% तक के स्टेक्स लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी कंपनी में, राइजिंग कंपनी में, एंड साथ में मेंटरिंग और गाइडिंग वो सब काम भी वो लोग साथ साथ करते रहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स भी यहाँ पे आते हैं। ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है डिस्ट्रेस्ड, यानी कि किसी नुकसान में चल रही कंपनी, किसी परेशानियों में चल रही कंपनियों में ये फंड इन्वेस्ट करता है, री इंजीनियर करके उन कंपनी को वापस स्टैब्लिश करता है। इसके अलावा डेवलपमेंट कैपिटल फंड्स होते हैं, जहां पे जिस कंपनी को कभी कैपिटल फंड्स की दरकार पड़े इमरजेंसी में, तो वो लोग डायरेक्टली इस तरह के इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड होते हैं और वो किसी भी पब्लिक इक्विटी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी में अपनी कंट्रोल को एस्टैब्लिश करते हैं। इस तरह का एक अच्छा एग्जांपल आई थिंक स्पाइस जेट और अजय सिंह का मैं हमेशा देता हूं। स्पाइस जेट के जो एक्स प्रमोटर थे वो थे अजय सिंह, ठीक है, अजय जैन अगर मैंने बोला है तो माफ कीजिएगा, अजय सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइस जेट को बहुत ज्यादा पैसे की दरकार थी, उनकी लिक्विडिटी इश्यूज हो रही थी, सो दे वेंट फॉर अजय सिंह वो इज द एक्स प्रमोटर ऑफ द कंपनी। और बाद में जाकर के उनके साथ में ये डील हुई कि सर आप हमें पैसे दे दीजिए और इसके बदले हम आपको कंपनी को रन करने की अपॉर्चुनिटी भी देंगे। सो दिस इज हाउ दिस इन्वेस्टमेंट टुक प्लेस। इसे हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटीज, पाइप, एंड इसको आप डेवलपमेंट कैपिटल फंड्स बोल सकते हैं। So this is how you actually invest in private equities. Okay, next up is types of LPOs. ठीक है, LPOs यानी कि ये हो गए अपने सर एक्चुअली ये LBOs होने चाहिए। ठीक है, these are actually leveraged buyout या buyouts। ठीक है, leveraged buyouts, इसका मतलब यहाँ पे सिचुएशन ये है that अ कंपनी इज बीइंग अक्वायर्ड फॉर श्योर। ठीक है, अब इस कंपनी को अक्वायर करिए कंपनी की ही मैनेजमेंट। ठीक है, इसे हम
एमबीओ भी बोलते हैं। अब कंपनी की मैनेजमेंट इसे एक्वायर करना चाह रही है, कंपनी को जो चलाते हैं वही बोल रहे हैं इस पूरी कंपनी को खरीद ही लेते हैं ना, बट हाउ विल दे गैदर फंड्स? तो इनके पास फंड्स आते हैं लोन से, सो दे टेक हेफ्टी लोन्स और इन लोन के पैसे से ये पूरी कंपनी को खरीद लेते हैं। सिंस द कंपनी हैज बीन बॉट यूजिंग लेवरेज, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है लेवरेज्ड बायआउट्स। क्लियर है? बट लेवरेज बाय आउट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बाय आउट, एक होता है बाय इन। बाय आउट में एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो होती है ना कंपनी की, वही उस कंपनी को खरीद लेती है, और बाय इन में ये मैनेजमेंट नहीं खरीदेगी बल्कि कोई दूसरी मैनेजमेंट इस कंपनी को खरीद लेगी। क्लियर है? सो वेन एवर एन एक्सटर्नल मैनेजमेंट इज बाइंग योर कंपनी यूजिंग सम लेवरेज, इट इज नोन एज मैनेजमेंट बाय इन, एंड वहीं पे अगर एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ही खरीदे तो उसे हम कहते हैं बाय आउट। So that's the overall strategy here. Next up is venture capital. अगर मैं venture capital की बात करूं तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में आपको फंडिंग देखने को मिलती है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये एरिया। नंबर 1 फॉर्मेटिव स्टेज, ये वो स्टेज है जब आपका स्टार्टअप बहुत ही ज्यादा छोटा है एंड अभी आपके पास ज्यादा क्या कुछ भी फंडिंग नहीं है, ना के बराबर है। तो ऐसे में इसका जो फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर का ये सब स्टेज है, ठीक है, एक तरह से। तो पहला स्टेज है जब आपने अपनी कंपनी बस बनाई है और आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? या तो आपके दोस्त या तो आपकी फैमिली। क्लियर है? फ्रेंड्स एंड फैमिली आर गोइंग टू इन्वेस्ट हियर। इसके अलावा दूसरी इन्वेस्टमेंट है सीड इन्वेस्टिंग, और सीड इन्वेस्टिंग में आपके पास में अब इन्वेस्टिंग आती है फॉर द फर्स्ट टाइम वीसी फर्म्स की। क्लियर है? इससे पहले वीसी फर्म्स एंटर नहीं किए, इससे पहले आपके फ्रेंड्स और फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, बट नाउ यू आर इन टू योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे जब आपको फंडिंग की दरकार है, वो फंडिंग आपको मिल जाएगी वेंचर कैपिटल से। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं होता, उसके बाद में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करनी होती है। कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने के लिए एक और फंडिंग का राउंड होता है जिसे हम कहते हैं अर्ली स्टेज। ध्यान रखिएगा, ये तीनों स्टेज में अभी कंपनी या फिर प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसका नाम है फॉर्मेटिव स्टेज। नेक्स्ट आता है लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में बेसिकली एक्सपेंशन प्लान्स के लिए कैपिटल फंडिंग रेज की जाती है। एंड देन फाइनल स्टेज इज मेजनीन स्टेज फाइनेंसिंग, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें कंपनी को फंड किया जाता है ताकि कंपनी बड़ी हो जाए और बाद में सब्सिक्वेंटली उसका आईपीओ आ पाए। सो दिस इज हाउ वी डू इट। क्लियर है? तो हम लोग का यहाँ पे मेजनीन स्टेज फाइनेंसिंग जो है वो आईपीओ के लिए प्रिपेयर करता है किसी भी कंपनी को। ठीक है? सो दैट दीज आर 3 स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल, आई वुड से फंड्स, जहां पे किस तरह से कंपनी की फंडिंग हो रही है उसका हिसाब किताब आपके सामने रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज प्राइवेट इक्विटी फीस। प्राइवेट इक्विटी फीस जो है वो स्ट्रक्चर हेज फंड के जैसा ही है, देखिए बहुत आसान है और हेज फंड के जैसा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट फी देनी पड़ती है, इंसेंटिव फी देनी पड़ती है, एक अलग तरह की और फीस लगती है क्योंकि प्राइवेट इक्विटी आपके लिए काफी सारे काम कर रहे हैं। दे आर गोइंग सर्चिंग फॉर फर्म, दे आर बाइंग दोज फर्म्स। सो अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं जिसने प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, किसी पूल में पैसे डाले हैं, तो ये प्राइवेट इक्विटी आपसे पहली फीस जो लेंगे वो है मैनेजमेंट फी, दूसरी फी जो आपसे लेंगे वो है इंसेंटिव फी, यानी कि अगर प्रॉफिट होंगे तो वो उसमें शेयर करेंगे आपसे। एंड इसके अलावा अदर फीसेस है जिसमें वो जो भी काम कर रहे हैं आपके लिए, एक तरह से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए वो लोग अलग से फीस लेंगे। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट फी है वो सर है 1 to 3%। तो ये देखो सबको याद हो जाता है, लेकिन ये याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कमिटेड कैपिटल पे फीस लगती है। अब ये कमिटेड कैपिटल क्या है? बहुत आसान है। अगर मान लो आपने किसी प्राइवेट इक्विटी को 100 करोड़ रुपए का कमिटमेंट दिया था कि मैं 100 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन प्राइवेट इक्विटी ने बोला ठीक है सर आप 100 करोड़ रुपए कमिट कर दिए, अच्छी बात है, बट राइट नाउ वी डोंट हैव टू मेनी अपॉर्चुनिटीज, तो एक बार आप हमको सिर्फ 20 करोड़ का फंडिंग दे दो, बाद बाकी हम 80 करोड़ आपसे बाद में मांगेंगे। तो ऐसे में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप पे जो मैनेजमेंट फी लगेगा क्या वो 20 करोड़ पे लगेगा कि 100 करोड़ पे? जवाब आपको पता है, आपका फी लगेगा आपके कमिटेड कैपिटल पे, यानी कि पूरे 100 करोड़ पे। तो अब अगर प्राइवेट इक्विटी ने ड्रॉ डाउन किया भी नहीं है, ठीक है, तो भी आप पे पूरा कमिटेड कैपिटल पे फीस लगने वाला है, विच इज 1 to 3%। इसके अलावा अगर आपको कभी भी प्रॉफिट वगैरह होता है कोई भी डील्स में, तो उन प्रॉफिट का लगभग 20% हिस्सा ये प्राइवेट इक्विटी फर्म वाले रख लेते हैं। सो 20% ऑफ द प्रॉफिट इज टेकन एज इंसेंटिव फी। इसके अलावा अरेंज्ड बायआउट्स और अदर फीसेस वगैरह तो है ही। नेक्स्ट आता है प्राइवेट इक्विटी से एग्जिट कैसे मिलेगा। अगर आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और आपने प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप प्राइवेट इक्विटी से आप निकलेंगे कैसे? तो देखो प्राइवेट इक्विटी से निकलना बहुत आसान है, या फिर किसी भी कंपनी ने
या प्राइवेट इक्विटी ने किसी कंपनी को खरीद लिया, तो अब वो उस कंपनी को कैसे बेचे, उससे पैसे कैसे निकाले। तो देखो, मान लो इन्होंने कंपनी ए को खरीदा था, तो कंपनी ए को बेचने के कई सारे तरीके हैं। नंबर 1, आप उसका ट्रेड सेल कर दें, यानी किसी प्रोस्पेक्टिव बायर को इस कंपनी को बेच दें, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। वो पैसे से आप अपने इन्वेस्टर्स के पैसे भी लौटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट इक्विटी फर्म चला रहे हो तो इन्वेस्टर्स को तो पैसे देने ही होंगे बाद में। सो कंपनी ए को आप बेच दीजिए, बेचने पे जो पैसे आए आप अपने इन्वेस्टर्स को लौटा दीजिए। दूसरा उपाय ये कि आप पब्लिकली इस कंपनी को बेच दें, इस कंपनी का आईपीओ ले आए, जहां पे सारे के सारे जो पब्लिक है वो इसमें इन्वेस्ट कर दें, और पब्लिक के इन्वेस्टमेंट से ऑब्वियसली यहां पे आपको पैसे मिल जाएंगे। रिकैपिटलाइजेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट आई वुड से मैकेनिज्म, जहां पे अगेन आप थोड़े और पैसे रेज करके यहां पे एग्जिट दिलवा रहे हो। सेकेंडरी सेल है, एंड देन वी हैव राइट ऑफ या लिक्विडेशन। ऑब्वियसली ये सबसे गंदा स्टेज है, जहां पे कंपनी बर्बाद हो गई, और कंपनी बर्बाद होने पे जो भी लिक्विडेशन का पैसा आया बस उसी से इन्वेस्टर्स को पैसे बांटे गए हैं। सो ऑब्वियसली यहां पे लीस्ट वैल्यू आने वाला है। So these are actually 5 exit strategies। सबसे ज्यादा पॉपुलर सर ये वाला और ये वाला फर्स्ट और सेकंड ही है। अब आते हैं प्राइवेट इक्विटी के बेनिफिट्स और रिस्क क्या हैं, क्या फायदे हैं, क्यों प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला, स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं प्राइवेट इक्विटी में, बोलने की बात है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स हैं, ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट होंगे। ग्रेटर रिस्क एंड ऑफन अंडरस्टेटेड, ये बात एक डेंजरस है, ये बेनिफिट नहीं है, ये रिस्क है कि यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा और अंडरस्टेटेड भी होता है। सो कई बार अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बताया भी जाए ना, तो आप मान लेना ये स्टैंडर्ड डिविएशन ना अंडरस्टेटेड है, रिस्क इससे ज्यादा ही होगी। सेकेंडली, यहाँ पे जो डेटा भी है उसमें भी बायस होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं हेज फंड्स के लिए हमने सुना था सर्वाइवरशिप एंड बैकफिल बायस, वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। इसके अलावा मैनेजर की स्किल भी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा प्राइवेट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। यहां पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको प्राइवेट इक्विटी के जो मैनेजर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को जरूर एनालाइज करना होगा। नेक्स्ट वी आर जंपिंग ऑन टू रियल एस्टेट। पूरी की पूरी ये स्लाइड ही रियल एस्टेट को डेडिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा। रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसके बेसिकली 3 मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसको रेंटल इनकम कमाना है, उसको अपनी प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन भी चाहिए, और उसको इन्फ्लेशन हेज भी चाहिए। मैं एक एक समझा देता हूं। देखो, रेंटल सबको पता है, आप अगर एक प्रॉपर्टी खरीद करके उसको रेंट पे लगाते हो तो आपको रेंटल इनकम मिल रहा है, उस प्रॉपर्टी का दाम भी बढ़ रहा है सालों साल, तो फिर कैपिटल गेन भी हो रहा है। बट वाई इन्फ्लेशन हेज? इन्फ्लेशन हेज इसलिए क्योंकि आप अपनी जो रेंटल लेते हैं ना, वो रेंटल यूजुअली होते हैं 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट, या फिर कुछ केसेस में 3 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद में यू हैव अ रिविजन ऑफ 10% इनटू योर रेंटल वैल्यू। तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है जो 30,000 रुपए महीने में रेंटेड है, तो वो कुछ टाइम बाद में 33,000 का रेंट डिमांड करने लग जाएगा। सो ऐसे में समवेयर यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ रूम फॉर द इन्फ्लेशन एज वेल। तो इन्फ्लेशन का यहाँ पे आपको बेनिफिट, या इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको एक कट मिल जा रहा है, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन हेज। नेक्स्ट अप इज टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट। टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट में आप देखिए, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कमर्शियल में कर सकते हैं, रीट्स में कर सकते हैं। मैंने रीट्स एक्सप्लेन किया था दैट यहाँ पे बेसिकली ये होता है दैट यू आर एन इन्वेस्टर, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एंड दैट कंपनी इज होल्डिंग, ठीक है, मैनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो अब इन कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट जो आया वो टेक्निकली आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो ये जो शेयर्स जिसके माध्यम से आप इस कंपनी में अपनी ओनरशिप एस्टैब्लिश की हो, इसी को हम कहते हैं रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्लियर है? इसके अलावा अदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट रेजिडेंशियल में भी देखिए 4 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। आप खुद के पैसे लगा करके डायरेक्ट इक्विटी की इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी को लोन दे सकते हैं ताकि वो जाकर के प्रॉपर्टी खरीद ले, सो दैट्स मॉर्गेज। इसके अलावा आप लोन ले करके प्रॉपर्टी ले सकते हैं, दैट्स लेवरेज इन्वेस्टमेंट। एंड आप मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आप खुद का पैसा, लोन लेके पैसा, या फिर में आप कमर्शियल मॉर्गेज के थ्रू ये काम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में यू हैव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड सीएमबीएस। सीएमबीएस इज कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। सो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लेवल 2 में ये आप पूरे दिलो जान से पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए और बाद बाकी लेवल 2 के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ जितने टर्म्स मैंने डिस्कस किए ये सारे आपको पता होने चाहिए, इसको पता किए बिना आगे मत बढ़िए। चलिए नेक्स्ट अप इज रीट्स में। नेक्स्ट क्या है कि रीट्स में ये स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड करते हैं एंड इनकी कोरिलेशन विद इक्विटीज इज क्वाइट हाई।
ये भी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन मार्केट्स में इंटरेस्टेड है तो आई थिंक इंडिया में आज की डेट पे एक ही रीट है, ठीक है, सिर्फ शायद एक रीट है, एंड आई डोंट रियली रिमेंबर द नेम। ईयर 2019 में ये लिस्ट हुआ था, एंड बस आप चाहो तो इस तरह की रीट्स में इन्वेस्टमेंट करके अपनी रेंटल इनकम पक्की कर सकते हो, बट इनमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है आई थिंक दैट्स रियली हाई, ये एक चीज होती है। ऑल्दो आई डोंट रियली एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन रीट्स, तो मेरे को ज्यादा नहीं पता, बट इतना पता है इंडिया में सिर्फ एक रीट अभी तक लिस्टेड हुआ होगा, और अभी इंडिया में भी ये नया कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर आप अदर रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप टिम्बर लैंड या फिर फार्म लैंड भी खरीद सकते हैं। फार्म लैंड एकदम सिंपल समझाऊं तो आप खेती बाड़ी के लिए जमीन खरीद सकते हो, जिसे हम इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ फायदा ये है कि जमीन का दाम तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ आप उस पर जो उगा रहे हो, जो भी आपका क्रॉप उस पर रेडी हो रहा है, तो क्रॉप की वैल्यू के साथ में भी आपकी वैल्यू अप्रिसिएशन होगी। सिमिलरली टिम्बर लैंड है, टिम्बर लैंड का एग्जाम्पल भूटान वगैरह जैसी जगह पे ज्यादा रेलिवेंट बैठता है। वहां पे एक्चुअल में लोग ना जमीनें खरीदते हैं और वहां पे टिम्बर ग्रो करते हैं। सो जैसे जैसे टिम्बर का प्राइस बढ़ता है, उनका लैंड का वैल्यू अपने आप बढ़ते रहता है। सो पीपल एक्चुअली डू दीज थिंग्स, एंड मैं बता दूं टिम्बर बहुत साल लगाता है ग्रो होने में, सो ऑब्वियसली ये एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, बट यस आई नो पीपल हु हैव बीन डूइंग दिस एंड इट्स एक्सट्रीमली लुक्रेटिव बिजनेस। नेक्स्ट आते हैं अपने टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इंडिसेस में। यहाँ पे पहला इंडिसेस जो है वो है अप्रेजल इंडिसेस। बहुत सिंपल है, यहाँ पे इस इंडेक्स में ना वी टेक एस्टिमेटेड वैल्यूज, क्लियर है, वी टेक एस्टिमेटेड वैल्यूज, यानी कि एकदम सिंपल है। आज हम लोग अगर कैलकाटा की बात करें तो यहाँ पे कैलकाटा में द 42 बोल करके एक अपार्टमेंट है, इट्स रियली ह्यूज, ठीक है। अब द 42 की मैं ऐसी राह चलते पूछ लूँ किसी से कि भाई बताओ इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली उनका एक नंबर आएगा, सपोज करो मे बी 200 करोड़, ठीक है। और किसी से पूछूं तो और कुछ नंबर आएगा, एंड सो ऑन। हमारे पास कई सारे एस्टिमेट्स हो जाएंगे। अब उनके एस्टिमेट्स का तो सर्वे हम करेंगे नहीं, बट वी विल एक्चुअली टेक प्रॉपर सर्वेज फ्रॉम मे बी जो एक्चुअल में एक्सपर्टीज रखते हैं इन तरह की वैल्यूएशंस करने में, एंड उनकी वैल्यूएशंस के बेस पे हम अपना ये इंडेक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स में ऑब्वियसली वी आर नॉट टेकिंग ओनली वन प्रॉपर्टी इनटू अकाउंट, वी आर टेकिंग न्यूमरस प्रॉपर्टीज इनटू अकाउंट, बट यस दीज आर ऑल बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स गिवन बाय आई वुड से सर्टिफाइड पीपल। तो यहाँ पे एस्टिमेट्स के बेसिस पे जब आपकी प्रॉपर्टी का दाम आता है ना, तो आपका इंडेक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं बनेगा, क्योंकि हर बार एस्टिमेट जब आएगा तो थोड़ी ना एस्टिमेट बदलेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मैंने आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का दाम पूछा जनवरी में, ठीक है। मैंने पूछा भाई जनवरी में कितने दाम आपको लग रहे हैं, आपने बोला 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लग रही है। मैं आपसे फिर फरवरी में पूछने आ जाऊं कि बताओ इसका दाम क्या लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, भाई 100 करोड़ का 100 करोड़ ही लग रहा है, हमें थोड़ी ना ज्यादा लग रहा है। सो ऐसे में क्या हुआ, जस्ट बिकॉज द टाइम फ्रेम इज सो लेस, एक ही महीना बीता है, तो एक महीने में आपके हिसाब से वैल्यूएशन लगभग उतना ही है। बट आपने अनजाने में यहाँ पे जो दोनों एस्टिमेट्स दिए वो आपस में स्मूदन्ड आउट हो गए, यानी कि उसमें देखो आपको कोई भी वोलैटिलिटी नजर नहीं आ रही, बट रियल लाइफ में ऑब्वियसली वोलैटिलिटी होती है। जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग सम एस्टिमेट्स, इसके वजह से आपके पूरे डेटा में एक स्मूथनिंग इफेक्ट आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर स्टैंडर्ड डिविएशंस विल बी रिपोर्टेड लोअर। ये एक बहुत सिंपल सुलझी हुई सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाई द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडरस्टेटेड। उसका कारण यही है दैट सिंस दिस इंडेक्स इज क्रिएटेड यूजिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज, एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज ज्यादातर केसेस में स्मूथन्ड होती है, एंड उसी के वजह से यू सी अंडरस्टेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया तो जरूर से कमेंट करिएगा या फिर लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट अप इज रिपीट सेल्स इंडेक्स। रिपीट सेल्स इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहां पे हम रियल एस्टेट की वैल्यूएशन या फिर इंडेक्स की वैल्यू डिटरमाइन तब करते हैं जब एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स बिकी हो, ठीक है। तब हमें पता चलता है ओके रियल एस्टेट के दाम कैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ऑब्वियसली ये होना बहुत कोइंसिडेंस की बात है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स बिके एंड सो ऑन, लेकिन यस यहाँ पे कंसिडरेशन यही है कि एक प्रॉपर्टी अगर मल्टीपल टाइम्स बिकेगी तभी जाकर के ये काम होगा। नेक्स्ट अप इज रीट्स इंडिसेस। रीट्स इंडिसेस तो आपको पता ही है, ये इंडिसेस जो होते हैं इसमें सारे रीट्स इक्विटीज जो होते हैं उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, एंड इसके बेसिस पे हम बताते हैं कि रियल एस्टेट का मार्केट कैसा चल रहा है। So these are three kinds of indices with respect to real estate. Okay, next up is commodities. Commodities में देखो आपको इन्वेस्ट करना है, सपोज करो यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं।
ऑब्वियसली आप पहले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मार्केट के ही इंस्ट्रूमेंट्स है सर, हाईली लिक्विड, एंड आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन बाय इक्विटीज लिंक टू कमोडिटीज, यानी कि आप टाइटन को खरीद लो, टाइटन कंपनी है जो है अपनी इंडिया की, तो अगर आप उसको खरीद लोगे तो गोल्ड प्राइसेस के जैसा आपको फील आएगा, ऑल्दो देयर इज अ बेसिस रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व्ड। इसके अलावा आप मैनेज्ड फ्यूचर्स फंड्स ले सकते हैं। नाउ दीज आर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, ये एक अलग ही कैटेगरी है सर। यहाँ पे बेसिकली एक फंड मैनेजर है, वो इज मैनेजिंग अ कमोडिटीज फंड, जिसको वो फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड कर रहा है। These are limited liability partnerships और actively managed funds, एंड यहाँ पे आप एक्सपोजर लेकर के ऑब्वियसली कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज इंडिविजुअली मैनेज्ड अकाउंट्स, यहां पे आप किसी पर्टिकुलर मैनेजर को अपने खुद के लिए हायर कर रखे हो एंड ही इज इन्वेस्टिंग इनटू कमोडिटीज फॉर यू। ऑब्वियसली ये बहुत ही महंगा ऑप्शन हो सकता है और इसके लिए आपको कॉर्पस भी काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक मैनेजर डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहा है तो वो तो प्राइस चार्ज करेगा आपसे। इसके अलावा आप स्पेशलाइज फंड्स भी होते हैं मार्केट में, जहां पे आप इन्वेस्ट करके किसी भी कमोडिटी सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हो। Now, what are the potential benefits and risk? Potential benefits सर ये है कि commodities में जो रिटर्न है, ये बेनिफिट नहीं एक्चुअली मैं बोलूंगा, आई वुड से डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के मुकाबले रिटर्न्स कम होते हैं, शार्प रेशियो भी इनका लोअर होता है, वोलेटिलिटी भी हायर होता है, मतलब ऑन ऑल फ्रंट्स आई वुड से कि यहाँ पे नुकसान है। इसके अलावा कमोडिटीज विद इक्विटीज एंड बॉन्ड्स जो है उनकी कोरिलेशन जो है वो लो है, एंड लो कोरिलेशन होने की वजह से डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स है। इसके अलावा इन्फ्लेशन हेज आपको यहां पे भी मिलता है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कमोडिटीज के दाम भी बढ़ेंगे, एंड कमोडिटीज के दाम अगर बढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सो टेक्निकली यू हैव बीन हेज्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गॉट द पॉइंट? सो दैट इज हाउ वी क्रिएट एक्सपोजर इन कमोडिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स बहुत सिंपल है, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो बना करके रेडी हैं, क्लियर है, और वहां से आपको कलेक्शंस आनी शुरू हो गई। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर कोई हाईवे है, ठीक है, वो हाईवे बन चुका है और अब वहां से टोल कलेक्शंस चालू हो चुकी हैं, सो ऐसे में इस इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। वहीं पे ग्रीन फील्ड होगा जहां पे एक हाईवे अभी बन रहा है, ठीक है, सो इट्स नॉट येट कंप्लीट, लेकिन ऑब्वियसली जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद इसकी वैल्यूएशन काफी अच्छी हो जाएगी एंड वहां से आपको टोल कलेक्शन भी चालू हो जाएगा। सो ये वही बात हो गई सर, एक रेडी फ्लैट को खरीदना वर्सेस एक बनने वाली बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना। दोनों में देखो फायदे और नुकसान आपको खुद को पता है, लेकिन यस दोनों का अलग अलग नजरिया होता है काम करने का। सो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स में वर्क करते हैं, कुछ ग्रीन फील्ड में। सो आपको कहां इन्वेस्ट करना है, यू कैन ऑब्वियसली डिसाइड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। फीचर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में यही है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है, कॉस्ट काफी लार्ज है, लिक्विडिटी बहुत कम है, यहाँ पे जल्दी से बेच नहीं सकते अपने स्टेक को आप। इसके अलावा पब्लिकली ट्रेडेड व्हीकल्स भी हैं मार्केट में, सो अगर आप लिक्विडिटी चाहते हैं तो आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करें, बेटर रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप पब्लिकली ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं तो। एंड यहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क होता है, यानी कि हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ सम रेगुलेशंस वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, या फिर फाइनेंशियल लेवरेज के कारण बंद हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा लोन वगैरह हो गया, लोन की वजह से प्रोजेक्ट शट डाउन हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन रिस्क भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन फेलियर के कारण प्रोजेक्ट रुक गया। ऑल दीज रिस्क ऑब्वियसली प्रिवेल इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लर्निंग आउटकम ई, दिस इज अ प्रैक्टिकल लर्निंग आउटकम आई वुड से, जिसको हम ऑब्वियसली कवर नहीं कर रहे हैं अपने समरी वीडियो में बिकॉज ऑफ ऑब्वियस लिमिटेशंस, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे कि हेज फंड्स की कैलकुलेशन में दो तरह की फीस आपको कैलकुलेट करनी होगी, मैनेजमेंट फी एंड इंसेंटिव फी। इसके अलावा हर्डल रेट क्या होता है? हर्डल रेट इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट वेयर यू आर गिवन अ टारगेट, सपोज करो 10% का, तो अब आपका अगर फंड में परफॉर्मेंस 10% के नीचे रहा तो आपको इंसेंटिव फी नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टारगेट वाज सेट एट 10%, ठीक है, तो अगर 10% ब्रीच नहीं हुआ तो आपको इंसेंटिव फी नहीं मिलेगा। अब बात यह आती है कि सपोज करो हमने परफॉर्मेंस कर दी 20%, तो अब हमें इंसेंटिव फी कितने पे मिलेगा? तो अब बात आती है यहाँ पे कि आपका हर्डल रेट कैसा है, इज इट अ हार्ड हर्डल रेट और सॉफ्ट हर्डल रेट? अगर सॉफ्ट हर्डल रेट हुआ तो वहां कंडीशन यही होगी सिर्फ कि 10 से ज्यादा होना चाहिए, अगर ज्यादा हुआ तो पूरे के पूरे प्रॉफिट पे आपको इंसेंटिव फी मिलेगा, यानी कि आपने जो भी प्रॉफिट बनाया आपको पूरे पे इंसेंटिव फी कैलकुलेट किया जाएगा।
बट वहीं पे अगर हार्ड हर्डल रेट का कॉन्सेप्ट लगाया गया तो फिर सिर्फ डिफरेंशियल देखा जाएगा। आपको 10% बोला गया था, आपने बनाया 20%, सो आपने टेक्निकली एक्स्ट्रा कितना बनाया 10%। सो इस 10% पे अगर आपको इंसेंटिव फी मिलेगी ना, उसे हम कहेंगे हार्ड हर्डल रेट का कॉन्सेप्ट। और जब पूरे के पूरे प्रॉफिट पे आपको इंसेंटिव फी मिलेगी, उसे बोलेंगे सॉफ्ट हर्डल रेट कॉन्सेप्ट। दोनों में पहली शर्त तो यही है कि आपका हर्डल रेट क्रॉस होना चाहिए। अगर वो क्रॉस ही नहीं होता है तो फिर इंसेंटिव फी की बात ही नहीं है। नेक्स्ट अप इज हाई वाटरमार्क प्रोविजन। वेरी सिंपल प्रोविजन। अगर समझाना पड़ेगा, अगर मान लो एक फंड है, ठीक है, उसका बैलेंस साल 2020, साल 2021 और साल 2022, ठीक है। साल 2020 में फंड बैलेंस था 100 करोड़, साल 2021 में वो गिर करके हो गया 80 करोड़ एंड साल 2022 में वापस वो हो गया 110 करोड़। तो यहां कॉन्सेप्ट ये समझाने का है कि आपको जो यहां पे देखने को मिल रहा है ना सर, मैं बताता हूं, आपने 100 करोड़ से 80 करोड़ तक जो आपका ये सफर रहा, ये ऑब्वियसली लॉस का सफर रहा। और बाद में 80 करोड़ से जब आपने 110 करोड़ कमाए तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट का सफर रहा। अब बात ये है कि क्या आपको इस प्रॉफिट जो 30 करोड़ का यहाँ पे आपको प्रॉफिट है, क्या आपको इस पे पूरे पे इंसेंटिव फी मिलनी चाहिए? जवाब है नहीं। वो नहीं इसलिए क्योंकि आपका फंड का वैल्यू पहले 100 करोड़ कोई टाइम पे था, क्लियर है। आप उससे गिरे 80 करोड़ पे गए और अब 80 से आप वापस 110 पे गए हो। सो टेक्निकली 80 से 100 तक का जो जर्नी है सर, वो तो वही है जो आप पहले ही तय कर चुके हो और इस पे आपको इंसेंटिव फी मिला है। सो यू वुड नॉट गेट एनी इंसेंटिव फी ऑन 100 करोड़ तक की जर्नी पे। हाँ, 100 से जो 110 तक आप पहुंचे हो, सो यू हैव एक्चुअली अर्न 10 करोड़ एक्स्ट्रा ओवर योर प्रीवियस हाई। तो उस पे जो आपको इंसेंटिव फी डिजर्व करते हो आप, वो आपको मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप कभी भी एक इन्वेस्टर से चार्ज नहीं कर सकते इंसेंटिव फी फॉर द प्रॉफिट्स जिसके लिए आप पहले ऑलरेडी यहां पे इंसेंटिव फी चार्ज कर चुके हो। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर फंड का पहले बैलेंस था 100 करोड़, कभी भी बाद में वो 80 करोड़ हुआ और अब वापस वो 110 करोड़ हुआ, तो आप 100 से 80 जो लॉस हुआ उसके लिए वापस अब प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते। ये आपका रिकवरी में ही चला गया और बाद बाकी जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया सिर्फ उसी पे आप इंसेंटिव फी डिजर्व करते हो। इसे हम कहते हैं हाई वाटरमार्क प्रोविजन। एंड लास्ट है फीस इन फंड ऑफ फंड्स। हम ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पे एडिशनल लेयर ऑफ फंड्स होते हैं क्योंकि यहाँ एक हेज फंड कई सारे हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, एंड दैट इज व्हाई यू सी 2 layers ऑफ इन आई वुड से मैनेजमेंट फी एंड इंसेंटिव फी हियर। Final learning outcome is learning outcome F, where we are talking about valuations. But don't worry मेरे दोस्तों, ये valuation वाला जितना भी गेम है, ये सारा चीज आप आराम से पढ़ोगे लेवल 2 पे। अभी ये सब कुछ भी नहीं है। लेवल 1 में सिर्फ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, तो जानकारी हासिल करते हैं। हेज फंड वैल्यूएशन की बात करते हैं। हेज फंड कहां इन्वेस्ट करता है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो वैल्यू कैसे होगा। अगर हेज फंड्स ट्रेडेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है तो सर वो सारी ट्रेडेड सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो बस आपको उसी को लेकर के वैल्यूएशन करनी है। अगर हेज फंड लॉन्ग पोजीशन ले रखा है तो आप बिड वैल्यूज लीजिए, हेज फंड ने शॉर्ट पोजीशन ली है तो आप आस्क वैल्यूज लीजिए। अगर हेज फंड ने नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया तो एस्टिमेटेड वैल्यू लीजिए, और अगर इनलिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है तो आप कोटेड प्राइसेस लीजिए और उसमें से लिक्विडिटी प्रीमियम माइनस कीजिए क्योंकि ये सिक्योरिटीज ही इनलिक्विड है। इस तरह से आप ट्रेडिंग एनएवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर हेज फंड्स। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट इक्विटी वाले वैल्यूएशंस। प्राइवेट इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए सिंस यू आर इन्वेस्टिंग इन एन एंटायर कंपनी, द अप्रोच इज काइंड ऑफ मैक्रो, और ये मैक्रो अप्रोच में आपको यहां देखने को मिलेगा मार्केट कंपैरेबल अप्रोच, वेयर यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग योर कंपनी विथ सम कंपेरेबल कंपनी या फिर में ओवरऑल मार्केट, एंड उसके बेसिस पे आप यहां पे एक रिलेटिव वैल्यूएशन कर रहे हो। दूसरा अप्रोच होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। आई थिंक वी ऑल लव इट। यहां पे हम डीडीएम अप्रोच, एफसीएफएफ अप्रोच या एफसीएफई अप्रोच से वैल्यूएशन करते हैं। या तीसरा अप्रोच होता है एसेट बेस्ड अप्रोच, जहां पे ऑब्वियसली आप इंडिविजुअली हर एक एसेट या फिर नेट एसेट की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हो फेयर वैल्यू बेसिस पे, और जो वैल्यू आए उसके बेसिस पे आपके प्राइवेट इक्विटी वैल्यूएशन डिसाइड होती है। कहीं पे भी प्रैक्टिकल्स कवर्ड नहीं है, सो
चाप नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज रियल एस्टेट वैल्यूएशन। रियल एस्टेट वैल्यूएशन में कंपैरेबल सेल्स अप्रोच, ऑलरेडी ये गजब का कॉन्सेप्ट है, जहां पे अगर आपको फ्लैट ए की वैल्यूएशन करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप फ्लैट बी की वैल्यूएशन पता कर लो, जो कि रिसेंटली मान लो शर्मा जी ने खरीदा होगा। तो अगर शर्मा जी ने 2 करोड़ में उस फ्लैट को खरीदा है, तो हम मान लेंगे कि फ्लैट ए की भी वैल्यूएशन लगभग 2 करोड़ है। ऑब्वियसली माइनर एडजस्टमेंट्स अगर होंगी तो वो सब अलाउड होती हैं। इस तरह का कंपेरेबल सेल्स अप्रोच होता है। मैं हमेशा आपको एग्जांपल्स देता हूं ऐसे जो आप रिलेट कर पाओ, एंड दैट इज व्हाई इस तरह के मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट अप इज इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच काफी सही है, और यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, वो ये है कि आपका जो रेंट आ रहा होगा ना अपनी प्रॉपर्टी पे, उसे हम कहते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। सो दैट बिकम्स योर एनओआई। इसको आप डिवाइड कर रहे हो बाई आर माइनस जी। सो ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, क्लियर है। सो ये फॉर्मूला बेसिकली D1 by KE minus G वाला ही फॉर्मूला है। So you are taking NOI in the top and you are taking R minus G in the denominator, where R is your obviously discount rate and G is the growth rate. इसको हम cap rate कहते हैं, ठीक है। The entire R minus G stuff is known as cap rate. So the entire formula becomes NOI by cap rate. Applying this formula, you are able to calculate वैल्यूएशन एज पर इनकम अप्रोच। अब यहाँ पे परपेचुइटी वगैरह अज्यूम हो रहा है, ये आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे, वही चीजों को लेकर के ये अप्रोच बनता है। अगेन प्रैक्टिकल्स विल बी कवर्ड इन लेवल 2, डोंट वरी। कॉस्ट अप्रोच भी होता है, जहां पे आप एक एक चीज की कॉस्टिंग कैलकुलेट करके सबको जोड़ करके वैल्यूएशन करते हो। एंड फाइनल अप्रोच इज इनकम बेस्ड अप्रोच, जो कि रीड्स की वैल्यूएशन के लिए सूटेबल होता है। बस आपको इतना ध्यान रखने से आपका काम हो जाएगा। रिगार्डिंग कमोडिटी वैल्यूएशन, दैट हैज बीन डेलिबरेटली स्किप्ड इन दिस रीडिंग बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज टेकिंग वे टू लॉन्ग। सो दैट इज इट बच्चा लोग, अपना पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का मैंने समरी पेश कर दिया आपके सामने। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है। लाइक, शेयर एंड कमेंट के थ्रू आप अपने फीडबैक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, एंड डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल फॉर आवर वीडियो कोर्स, या फिर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी अगर आपकी कोई इंक्वायरीज है, आप इन व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।